Hello everyone, welcome back to my channel Tutor Aman. I hope you are doing well in this winter and today we are going to discuss Right to Information Act. इस लेक्चर के अंदर हम इंफॉर्मेशन एक्ट जो है हमारा आरटीआई उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इसके हिस्ट्रीज क्या हैं, इसके बेसिक फैक्ट्स क्या हैं, इसके क्या प्रॉस एंड कौन से इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, ये कैसे नॉर्मल सिटीजन्स को एम्पावर करता है एक डेमोक्रेसी के अंदर। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसके इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आरटीआई एक्ट होता क्या है। तो हम देखते हैं कि जो आरटीआई सबसे पहले इंडिया के अंदर आता है वो 2005 में इसका लेजिस्लेशन होता है और उसके बाद इंडिया के अंदर आरटीआई एक्ट सभी लोगों को मिल पाता है, सभी लोग इससे एम्पावर हो पाते हैं। रूरल एरियाज के अंदर जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट को एक बेटर वर्जन में लेकर आता है, उसको सेंसिटिव, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाता है। बेसिकली आरटीआई लोगों को एम्पावर करता है कि गवर्नमेंट उनके लिए अच्छे से अच्छे काम कर सके और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। आरटीआई एक्ट जो होता है ये करप्शन को कंट्रोल करने में और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको डिले ना हो, उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई डिले ना हो, कोई देरी ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखने में बहुत ही मददगार साबित होता है और इससे कहीं ना कहीं हेल्प करता है उन सभी लोगों को जो गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा कहीं ना कहीं उसको हेल्प मिलता है। तो आरटीआई बेसिकली क्या करता है कि जितने भी तरह के करप्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर कहीं पे करप्शन हुआ है तो उसको फिर उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें आरटीआई बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर कौन से ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया, कैसे चीज़ों को हैंडल किया, कितने लोग इसमें काम कर रहे थे। तो आरटीआई से आप हर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है इसको कहीं ना कहीं बहुत ही इम्प्लीमेंट और बहुत अच्छे से दुरुस्त कर देता है। तो इस कारण से फिर जो डिले होता है स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में, गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में, उसको भी कहीं न कहीं डिले होने से बचाता है और चीज़ों को सही तरीके से होने में और अकाउंटेबल बनाता है चीज़ों को, और ये एक पाथ ब्रेकिंग पॉलिसी है। तो आप सोच रहे होंगे कि इन्फॉर्मेशन से क्या कुछ चेंज हो सकता है। इन्फॉर्मेशन तो बस एक नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन आज भी हम ले लेते हैं मीडिया के थ्रू, से होता क्या है। तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो होता है ये हमें जागरूक करता है चीज़ों को लेके कि क्या चल रहा है और क्या किस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन कर रहा है, अगर ये किसी स्कैम में इन्वॉल्व है तो वो क्यों है, ये इसको कैसे रोका जा सकता है। तो ये हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म करता है, ठीक है, एक बेटर सिटीजन बनाता है, हमें नॉलेज देता है चीज़ों के बारे में ताकि हम अच्छे से अच्छे डिसीजन ले पाए, और इसे ये जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है इससे हमारी लाइफ बेटर हो पाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो चेंज की जो पूरी स्पीड है उसको बदल के रख देता है इन्फॉर्मेशन। तो जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितना जल्दी नॉलेज आपको मिलेगा, उतनी जल्दी आप अपने लाइफ में चेंज कर पाएंगे। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके अंदर हम आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं और उसके कारण से फिर हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं कि हम किस तरीके से सिटीजन एज ए सिटीजन काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, उसको हम किस तरीके से अकाउंटेबल बना सकते हैं, कैसे हम उसको उसके काम के अनुसार उसको जज कर सकते हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं एक बेटर सिटीजन बनाता है। इस एक्ट से पहले की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बिल्कुल ही बहुत कम होता है। लेकिन ये एक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है और किस तरीके से गवर्नमेंट की क्या क्या डिसएडवांटेज पोजीशन है, गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ बेटर कर सकती है। तो गवर्नमेंट के फंक्शन को, जो गवर्नेंस है, उसको कहीं ना कहीं बहुत बेटर बनाता है। और इसी कारण से ये आरटीआई के वजह से ही माना जाता है कि जो उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर वो गिर गई, क्योंकि आरटीआई कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया कि लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी स्कैम के बारे में, किसी की भी पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, और जितना जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलता था उतनी जल्दी लोग उस पर रिएक्ट कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों का पता चला लोगों को कि भाई इस फील्ड में स्कैम हुआ। इस कारण से जो उस टाइम की जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि आरटीआई एक्ट का बहुत बड़ा इफेक्ट था उसको गिराने में, और लोग बहुत ज़्यादा एम्पावर हो गए थे आरटीआई एक्ट से। तो हम देखते हैं कि आरटीआई एक्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज ए सिटीजन और एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी। हम देखें तो हमारे नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है, चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है और एक बेटर वर्जन की तरफ हमें ले चलता है। हम देखते हैं कि जो भी लोग पहले वोट देते थे या फिर जो लोग पहले टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट को, तो उनके पास कोई लीगल राइट नहीं होता था कि वो जान पाए कि कौन सी पॉलिसीज बनाई जा रही है, कौन सी पॉलिसी उनको अफेक्ट करेगी, ठीक है, कौन से ऑफिशियल्स किस काम में बिजी हैं, वो किस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं और वो किस तरीके से स्कीम्स को लागू कर रहे हैं।
उन्हें किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होता था। लेकिन आरटीआई एक्ट आने के बाद क्या हुआ कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाना शुरू हुआ और जान पाए कि जो उनसे प्रॉमिस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा वो फुलफिल हुआ कि नहीं। अप टू दी नेक्स्ट इलेक्शन जब वो आने वाला है, उससे पहले जो उससे पिछले इलेक्शन में जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो फुलफिल हुआ कि नहीं, इसके बारे में वो जान सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेटर पोजीशन था पहले के पोजीशन से और लोगों को इन्फॉर्म कर रहा था। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि पहले कल्चर ऑफ सीक्रेसी हुआ करता था, मतलब कोई भी गवर्नमेंट अपने बातों को सीक्रेट रखता था कि वो कौन से पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कौन सी पॉलिसीज वो लागू करने वाला है, कितने दिनों में वो लागू करेगा, कहाँ तक चीजें गई है पहुंची है, क्या क्या काम किए जा रहे हैं लोगों के लिए। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है लोगों के साथ वो गवर्नमेंट शेयर नहीं करती थी ब्रिटिश, ठीक है। लेकिन जब हम एज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हमने फॉर्म किया 1950 के बाद, तो फिर हमें चाहिए था कि हम एज ए न्यूली डेमोक्रेटिक कंट्री हम चीजों को ओपन रखें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रखें। लेकिन ये आजादी के 6 दशक बाद भी ये चीज नहीं हो पाया था और इसके कारण से बहुत ज्यादा करप्शन देश के अंदर फैल गया था और इसको कहीं ना कहीं कम करने का जरूरत था। और लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए था जो उनको बता सके कि गवर्नमेंट इस तरीके से फंक्शन कर रही है, इसके अंदर ये चीजें हो रही है। तो ये नहीं था। तो इस चीज की एक बहुत आरटीआई की एक बहुत कमी थी और लोग इसके लिए कई बार लोगों ने आंदोलन भी किया कि इसको लेकर आ पाए। और हम देखते हैं कि जो लैक ऑफ ओपननेस था और अकाउंटेबिलिटी थी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना होता नहीं था कि कौन क्या काम कर रही है, कौन से काम कर रही है, कौन सी पॉलिसी ला रही है। उसके कारण से गवर्नमेंट फंक्शनिंग जो था वो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट हो गया था और उसके कारण से बहुत ज्यादा गरीबी भी फैल गई थी। जब लोग ज्यादा इन्फॉर्म नहीं होते हैं तो वो ज्यादा अच्छे सिटीजन नहीं हो पाते हैं और जब ज्यादा अच्छे सिटीजन नहीं हो पाओगे तो ज्यादा दिनों तक आप डेमोक्रेटिक कंट्री में सर्वाइव नहीं कर पाओगे और ना वो डेमोक्रेसी जो है उस कंट्री के अंदर सर्वाइव कर पाएगी। अगर जिस कंट्री के लोग ज्यादा इन्फॉर्म ना हो और ढंग से इन्फॉर्म ना हो चीजों के बारे में, फिर वहां पर डेमोक्रेसी नहीं टिक पाती है। हम देखते हैं कि जो गुड गवर्नेंस होता है उसके अंदर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक गुड गवर्नेंस के लिए, एक अच्छे शासन के लिए 4 इंपोर्टेंट चीज होने बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी, सेकेंड वन इज अकाउंटेबिलिटी, थर्ड वन इज प्रिडिक्टेबिलिटी एंड फोर्थ वन इज पार्टिसिपेशन। तो एक गवर्नमेंट यदि अपने गवर्नेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर नहीं आ पाती है, लोगों को ये बता नहीं पाती है कि वो क्या काम कर रही है और वो क्या उन्होंने वादा किया था और वो क्या काम कर रही है और वो काम कहाँ तक पहुंचा है, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस के लिए अच्छा नहीं है। और यदि कोई भी गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है, अगर वो अपने काम को लेकर जिम्मेदार नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, जिस काम को उसने शुरू किया था 2 साल पहले वो अभी तक हो जाना चाहिए था और अभी भी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबल नहीं है। तो उसको अकाउंटेबल होना, प्रिडिक्टेबिलिटी, जो चीजें प्रिडिक्ट की जा सकती थी कि ये चीजें हो जानी चाहिए या फिर ये चीज इस ढंग से होनी चाहिए और वो ना हुई हो, तो भी वो एक अच्छा गवर्नेंस नहीं है। और एक पार्टिसिपेशन, और यदि उस गवर्नेंस के अंदर सभी लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, सभी सोसाइटी के सभी लेवल्स के लोगों का, सभी क्लासेस के लोगों का यदि पार्टिसिपेशन नहीं है, सभी ग्रुप्स के लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो भी वो एक अच्छा गवर्नेंस नहीं है। तो एक अच्छे गवर्नेंस के लिए 4 चीजें का होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, कि गवर्नमेंट अपना अकाउंटेबिलिटी समझे, गवर्नमेंट क्या कर रही है वो प्रिडिक्टेबल हो कि ये सही ढंग से ये काम करेगी और या फिर ये कर रही है, या फिर और इसके साथ ही गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन हो सभी लोगों का, सभी समुदाय के लोगों का, सभी इंपोर्टेंट लोगों का, तब वो जाके एक अच्छा गवर्नमेंट बन पाएगी। और ये सभी क्राइटेरिया जो है ये क्या करते हैं, ये सभी क्राइटेरिया कहीं ना कहीं एक सिटीजन को बहुत से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और जब वो सिटीजन बहुत ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको मिलता है, फिर उसको क्लैरिटी मिल पाता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। आरटीआई बेसिकली इन्फॉर्म और इन्फॉर्मेशन देकर, नॉर्मल सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन देकर ये सभी ऑब्जेक्टिव्स जो है ट्रांसपेरेंसी का, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है, प्रिडिक्टेबल बनाता है और पार्टिसिपेट करवाता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को आरटीआई फुलफिल करता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि गुड गवर्नेंस के अंदर 4 चीजें का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही एक गुड गवर्नेंस को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि उसके अंदर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है या नहीं, लोगों के पास जो है स्वतंत्रता है कि नहीं कि वो अपनी बातों को रख सके, फ्रीली बोल सके, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सके कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है तो आपने ऐसा काम क्यों किया, आप इतने ढिलाई के साथ क्यों काम कर रहे हैं या फिर इतनी स्लोली क्यों काम कर रहे हैं, चीजों को ढंग से क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो लोगों के पास फ्रीडम होना चाहिए। इसके साथ ही ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ही स्लो कंसिडर किया जाता है, कि वो बहुत ही इनइफेक्टिव है, लोगों का काम बहुत जल्दी से जल्दी नहीं होता है। वहां पे जो काम आपने आज अप्लाई किया हो सकता है 6 महीने भी लग जाए उसको पूरा होने में, ऑफिशियल वर्क को। तो वो ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को होना होता है एक गुड गवर्नेंस के अंदर। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन,
एक गुड गवर्नेंस के अंदर लोगों के पास जितना ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो वो शेयर किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट उस हिसाब से अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर सके, अपने आप को इन्फॉर्म कर सके। इफेक्टिवनेस होना चाहिए एक गुड गवर्नेंस के अंदर, एक इफेक्टिव काम होना चाहिए। कोई भी काम यदि हो रहा है तो उसको सही ढंग से इफेक्टिव तरीके से किया जाए, ताकि लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम तक उस काम को फिर दोबारा ध्यान देने की जरूरत ना पड़े और लोग दूसरे इंपॉर्टेंट काम कर पाए। इफिशियंसी हो कामों के अंदर, इफिशियंट हो, जो काम किया जा रहा है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो और सबको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाए वो। लॉ अबाइडिंग, इसके साथ ही गुड गवर्नेंस के अंदर जो हम देखते हैं, जो 7th पॉइंट है वो है लॉ अबाइडिंग सिटीजन। उसके अंदर लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने चाहिए। जो गवर्नमेंट के अंदर लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सब लोग फॉलो करें, तभी जाके गुड गवर्नेंस एस्टैब्लिश हो पाएगा। जो बेसिक चीजें हैं गवर्नमेंट के अंदर, जो लॉ है उसको सब फॉलो करें। कोऑपरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट और सोसाइटी के अंदर। अगर एक कोऑपरेशन नहीं होगा गवर्नमेंट और सोसाइटी के अंदर, और अगर सोसाइटी ट्रस्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, तो फिर लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट की बातों को अप्लाई नहीं करेंगे, उसको मानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो फिर एक क्या होगा, मिसमैनेजमेंट होगा, एक कैओस होगा, एनार्की होगा। तो ये होना बहुत जरूरी है कि लोगों के बीच में एक कोऑपरेशन का माहौल हो, गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में एक संवाद हो, उसके बीच में कम्युनिकेशन हो और लोगों के पास फ्रीडम हो कि लोग गवर्नमेंट के साथ क्वेश्चन पूछ सके और उनसे जवाब ले सके। तो ये 8 चीजें जो है गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस का पहचान है कि ये सब चीजें होना चाहिए। कौन कौन सी, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी होना चाहिए, उसके अंदर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होने चाहिए और कोऑपरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में। ये 8 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, गुड गवर्नेंस के अंदर होता है और इससे गुड गवर्नेंस की पहचान की जाती है। नाउ लेट्स कम टू दी मोर फैक्ट्स अबाउट आरटीआई। तो आरटीआई एक्ट को लगभग 82 ईयर्स लग गए। जब इंडिया एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को फॉलो कर रहा होता 1923 में, तब से लेकर 2005 के बीच में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं होता है, कोई भी ऐसा आरटीआई ऐसा एक्ट नहीं होता है जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए। तो इसको इंप्लीमेंट होने में लगभग 82 ईयर्स लग जाते हैं इंडिया को। जब पहले एक ओपैक सिस्टम होता है ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, जहां पर एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है 1923 के अंदर, जो गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट अपनी बातों को सीक्रेटली रख सकते हैं, वो लोगों को ना बताए तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन तब से लेकर अब तक, जब 2005 में जब आरटीआई इंप्लीमेंट हो जाता है, कई चीजें वो उसके साथ बदल कर रख देता है और लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपावर और इन्फॉर्म कर देता है। तो 2005 के अंदर 15 जून को आरटीआई जो है सो एक पूरी कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट हो जाता है। तो आरटीआई जो 2005 में इंप्लीमेंट होता है वो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट होता है। उसके अंदर लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन का, और लोग उसके साथ ही जो है सो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है और लोगों की कम्युनिटी के नीड को समझती है इसके साथ ही। और आरटीआई का इंप्लीमेंटेशन तो हमने देख लिया कि 15 जून 2005 में हो जाता है, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा कि ये किस एक्ट के तहत, किस आर्टिकल के तहत इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारा फंडामेंटल राइट भी है, उससे ही ये ड्राइव किया गया है कि लोगों को इंफॉर्मेशन हो और लोगों के पास जितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। तो ये एक्ट जो है आरटीआई हम लोग का, ये आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उससे ही निकलकर हम तक पहुंचा है। दोस्तों हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो बेसिक आइडिया होता है उसमें सिटीजन सेंटर में होता है, ठीक है, गवर्नेंस के, और सिटीजन के आसपास ही सब चीज घूम रही होती है। जो बेसिक चीज होता है, जो यूनिट होता है डेमोक्रेसी का, फर्स्ट यूनिट, वो सिटीजन ही होता है। और उसके अंदर सिटीजन के पास जितने से जितना फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, उतना ही एक डेमोक्रेसी मजबूत होता है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, या फिर जो बोले कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी डेमोक्रेसी का और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंश्योर करने के लिए सिटीजन के पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हो वो उतना ही बेटर है। तो प्रेस बेसिकली करता यही है कि हमारे साथ कि प्रेस हम तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और हमें इन्फॉर्म करता है, और आरटीआई भी वही करता है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाता है। तो दोनों का मोटिव सेम है। अगर डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया को फोर्थ पिलर बोला गया है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आरटीआई भी तो वही काम कर रहा है, वो हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है और इसके साथ ही उन इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर रहा है जो पहले नहीं हुआ करते थे और इन जनरल गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है।
तो अभी गवर्नमेंट का कंपल्सन है कि वो हर एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा। तो जो काम मीडिया हो सकता है ना करे वो आरटीआई कर दे। तो आरटीआई इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है। इसको समझना और इसको फंक्शन में लाना एक सिटीजन के लिए डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। आरटीआई एक्ट जो है या फिर इसके जो आरटीआई के अंदर जो रूल्स है, ये गवर्नमेंट से डिमांड करती है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाकर उससे क्वेश्चन पूछती है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि इसके अंदर काम कितना हुआ और कहां तक पहुंचा, इसके अंदर ऑफिसर्स कौन कौन है और कितने टाइम के अंदर ये हो जाएगा। तो ये सब चीजें जब गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं तो गवर्नमेंट को जवाब देना होता है, और गवर्नमेंट को सिर्फ जवाब नहीं देना होता है, एक प्रॉपर टाइम के अंदर जवाब देना होता है, ठीक है। 30 दिनों का टाइम होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट उसका जवाब वापस आरटीआई के तहत उसको रिप्लाई देता है कि भाई ये गवर्नमेंट है जो बोल रही है कि इसके अंदर ये हुआ था या फिर ये होगा। तो आरटीआई एक बेसिक टाइम फ्रेम के अंदर, एक मिनिमम टाइम फ्रेम के अंदर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। दोस्तों हम देखते हैं कि हाल के दिनों में एक अनस्टॉपेबल ग्लोबल ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन को लेके, ताकि ये राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा जो एक्ट है ये हर एक कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट हो पाए, और इसके अंदर ग्लोबल मूवमेंट स्टार्ट हो गया। डिफरेंट कंट्रीज जो है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो या चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, वहां पर एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया कि आरटीआई ऐसा एक्ट इंप्लीमेंट हो ताकि जो सिटीजन है वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म हो पाए, उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चले। और जो सिविल सोसाइटी है और जो लोग हैं उसके साथ, इस मूवमेंट के साथ काफी मात्रा में जुड़ चुके हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मूवमेंट में जुड़ने वाले लोगों का मानना है कि जो आरटीआई एक्ट है ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट के अंदर आना चाहिए और इसको फंडामेंटल राइट मानना चाहिए, क्योंकि ये हमें बेसिक ह्यूमन राइट से कलेक्ट करता है, हमें इन्फॉर्म करता है। लोग ऐसा मानते हैं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है और उससे गुड गवर्नेंस के लिए उसको फोर्स करता है, उससे इंश्योर करवाने की कोशिश करता है कि गवर्नमेंट एक गुड गवर्नेंस प्रोवाइड कर पाए लोगों के पास। जितना ज्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगा और उतनी ही ज्यादा लोग क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबलनेस दिखाएंगे। गवर्नमेंट भी अपना काम अकाउंटेबिलिटी के साथ कर पाएगी। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि इसको फंडामेंटल बेसिक राइट्स के अंदर रखा जाए। और इसके उलट जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि जितना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होगा इंफॉर्मेशन के ऊपर, गवर्नमेंट अपने इंफॉर्मेशन को जितना ज्यादा ओपैक करेगी, जितना ज्यादा वो एक क्लोज सिस्टम में रहेगी, उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगी, पावरलेसनेस लोगों को फील होगा कि लोग क्या है, एलिएनेटेड हो गए हैं, लोग पावरलेस हो गए हैं, लोगों के पास कोई ऐसा जरिया नहीं जिससे वो पता कर सके कि गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, वो अकाउंटेबल भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसको कोई डर ही नहीं रहेगा कि लोग उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। तो इस कारण से गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो हम एक बेटर तरीके से अपना चॉइस डिफाइन नहीं कर पाते, अपने राइट को एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते कि भाई हमारे पास क्या राइट्स हैं, हम क्या क्या चॉइसेस मेक कर सकते हैं। इस केसेस के अंदर एज ए सिटीजन हम कितना दूर तक गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमारे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन होगा हम उतना ज्यादा समझ पाएंगे इसको, ठीक है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है और उसको कैसे फाइल किया जाता है, और उस पूरे प्रोसेस को हम देखने की कोशिश करेंगे कि आरटीआई एक्ट के अंदर किस तरीके से इन्फॉर्मेशन हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को देखने की हम कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स बिगिन। तो आरटीआई एक्ट जो है हम सभी जानते हैं कि 15 जून 2005 को लागू हुआ। तो इसको जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं वो उन सभी एप्लीकेशन को कलेक्ट करते हैं, उन सभी डिमांड को कलेक्ट करते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया होता है गवर्नमेंट से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया होता है तो उसके लिए कुछ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं जो हर एक सब डिवीजन लेवल पे या फिर ऑफिसेज के अंदर जो है ब्लॉक लेवल पे कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो उन सभी क्वेश्चंस को, जो आरटीआई के अंदर क्वेश्चंस फाइल किए गए हैं, उस क्वेश्चंस को कलेक्ट करते हैं और उस क्वेश्चंस को कहां पर भेजते हैं, उस क्वेश्चन को फॉरवर्ड करते हैं सीपीआईओ के पास या फिर एसपीआईओ के पास। अब ये सीपीआईओ और एसपीआईओ क्या होता है? सीपीआईओ मतलब सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड एसपीआईओ का मतलब स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये सारे जो एप्लीकेशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट से कोई ना कोई क्वेश्चन किया गया होता है, तो ये सारे क्वेश्चन ये सब डिविजनल लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं ये सीपीआईओ के पास भेजते हैं या फिर एसपीआईओ के पास भेजते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि जो आरटीआई का सेक्शन 2H है उसके अंदर पब्लिक अथॉरिटीज जो है, जो उसके अंदर ऑफिसर्स हैं, उसको डिफाइन करने का कोशिश किया गया है,
उसका डेफिनेशन दिया गया है कि वो एक्चुअली वो कौन लोग हैं। तो उसके अंदर पब्लिक अथॉरिटीज को डिफाइन करते हुए बोला गया है कि ये वो लोग हैं जो लायबल हैं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर या फिर ऑफिसेज के अंदर या फिर CPIO या फिर SPIO जो भी है, वो जब उनको एप्लीकेशन मिलता है तो उन एप्लीकेशन को वो रिसीव करें और इसके साथ ही जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस एप्लीकेशन के अंदर उसका जवाब 30 दिनों के भीतर वो देने की कोशिश करे और उसके साथ एक रिसीट भी जारी करे। और इसके साथ ही जो क्वेश्चंस किसी भी पर्सन के लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया उससे रिलेटेड या फिर उसके इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है, किसी भी करप्शन से रिलेटेड जिसके अंदर उसकी अरेस्ट हो सकती है या फिर बेल हो सकती है, या फिर ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो आदमी के लाइफ से रिलेटेड या उसके लिबर्टी आजादी से रिलेटेड है, उन सभी क्वेश्चन के मामलों में जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उसका ये ड्यूटी है कि उन क्वेश्चंस का आंसर वो उस क्वेश्चन का आंसर 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर देने की कोशिश करें। अब बात आती है कि कौन से लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या कोई खास लोग हैं? क्या इसके लिए कोई किसी खास लोगों का होना जरूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? तो इसके लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है। आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से चाहिए तो सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, दैट्स इट। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और एलिजिबल है। आपको गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती कि आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। जो इन्फॉर्मेशन एक पार्लियामेंट लेकर क्वेश्चन कर सकती है गवर्नमेंट को या फिर एक स्टेट लेजिस्लेचर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत लेकर जो गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चन कर सकती है, वो सेम इन्फॉर्मेशन वो एक साधारण आदमी भी ले सकता है वहां से। और अगर किसी भी पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो एक प्लेन पेपर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसको पूछने के लिए कोई खास लैंग्वेज का आना या होना जरूरी नहीं है। वो क्वेश्चन जो है वो या तो हिंदी में पूछा जा सकता है या फिर इंग्लिश में पूछा जा सकता है या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज है जो उस एरिया का या स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज है, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें वो पूछ सकता है। इसके लिए कोई खास एप्लीकेशन या फॉर्म नहीं बनाया गया है, ना कोई खास लैंग्वेज को डेजिग्नेट किया गया है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन लिखना नहीं जानता हो लेकिन फिर भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो CPIO ऑफिसर है जो या फिर जो SPIO ऑफिसर है वो ऐसे लोगों की व्यवस्था करेंगे जो उनके ओरल चीजों को रिटन फॉर्म में लिख सके और फिर वो एप्लीकेशन आगे बढ़ा सके। तो जो सब डिविजनल लेवल पर जो ऑफिसर्स हैं, जो अथॉरिटी है, उनका काम है कि जो लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और उनको यदि नहीं पता है, लिखना नहीं आता है, तो फिर वो ओरली भी बोल के लिखवा सकते हैं और फिर इसको फाइल कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि आज का जो पूरा टाइम है वो डिजिटल हो गया है। हर एक जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मीडिया हो, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आ गया है। तो इसलिए एप्लीकेशन भी, ये जो RTI के एप्लीकेशन है, ये आप ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन ही सेंड करें, जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन आप ऑफलाइन ही सेंड करें, आप इसको ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हैं। RTI एप्लीकेशन को फाइल करते टाइम आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो BPL कैटेगरी है उसको तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है एप्लीकेशन को डालने से पहले, लेकिन जो APL कैटेगरी के लोग हैं, जो अबव पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, वो उनको हर एक एप्लीकेशन के ऊपर 10 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को पूछने से पहले या फिर कोई भी एप्लीकेशन डालने से पहले RTI के अंदर उसको 10 रुपए उसके साथ पे करने होंगे। यदि वो ऑनलाइन कर रहा है तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर दूसरे सोर्सेज जो UPI है उसके थ्रू पे कर सकता है। अगर वो ऑफलाइन कर रहा है तो 10 रुपए वो कैश में पे कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो ध्यान रखने की जरूरत है। RTI एप्लीकेशन फाइल होने के बाद अगर वो एप्लीकेशन का जवाब 30 दिनों तक नहीं आता है, तो इन जनरल तो 30 दिनों के अंदर आंसर आ जाता है किसी भी एप्लीकेशन का RTI के अंदर। अगर नहीं आता है तो अपने ग्रेवियंस को व्यक्त करने के लिए, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए वो आदमी अपील कर सकता है अपीलिएट अथॉरिटी के पास, जहाँ पे अपील होता है, चीजों को दोबारा अपील होता है कि मेरा एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया गया है। वहां पर वो जाकर फिर से दोबारा डिपार्टमेंट के अंदर अपील कर सकता है। जो अपील करने की क्राइटेरिया है उसको भी हमें समझने की जरूरत है। जो अपील करने के लिए जो एप्लीकेशन जाएगा वो 30 दिनों के भीतर जाएगा। अगर कोई जवाब 30 दिनों के बाद भी नहीं आया है तो नेक्स्ट 30 दिन जो आएगा, उस 30 दिन के बाद वाला जो 30 दिन आएगा उसके अंदर वो दोबारा अपील कर सकता है। और वो अपील जो दोबारा करेगा वो डिपार्टमेंट अथॉरिटी को वो कर सकता है, अपीलिएट अथॉरिटी को अपील दोबारा कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल लेक्चर और मैंने इसको अच्छे समझाने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको अच्छे समझा पाया हूं। और if you really understand this whole lecture, please like, share and subscribe. Thank you.